नावल जानने अजीज राइटर सोनी मिर्जा किस्त नंबर 20 और 21। उसे अपने करीब आता देखकर मीरम पीछे पीछे सिरक रही थी। आर्याल उसे खींचकर वापस अपने सामने कर गया था। आज तुमने इतनी जुबान चलाई है मेरे आगे, आइंदा चलाई तो क्या जान से मारेंगे? ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं ना आप? तो मार दें, एक ही बार मार दे। पल पल रोज मरने से तो बेहतर है कि एक ही बार मर जाऊं। आज पहली बार वो खुलकर उसके सामने बोली थी। मुकाबल उसका चेहरा देखता ही रह गया। मीरम, मैं मत ले अपनी जुबान से मेरा नाम, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी आपकी, जा रही हूँ मैं। दो टोक अपना फैसला सुनाती वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी तो आर्याल ने भाग कर उसका हाथ पकड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अकर अभी भी बरकरार थी। आप चाहे मुझे गोली भी मार दे, मगर आज मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ। उसने हाथ छाने की जदोजहद शुरू की। उसे अपनी दाल गलती नजर नहीं आ रही थी। चाहता तो उसे एक पल में लाइन पर वापस ला सकता था, मगर मीरम को तकलीफ देकर भला उसे खुद चैन कैसे मिलता। फिर उसने अपना लहजा नरम किया। देखो मीरम, मैं मानता हूँ कि मुझे इस बिल्ली को नहीं मारना चाहिए था, मगर ट्रस्ट मी, मुझे गुस्सा आया और फिर पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो आई एम सॉरी। वाह, एक मासूम की जान लेकर आप बिना कोई शर्मिंदगी का एहसास लिए सॉरी बोल रहे हैं। जाकर कहे ना इस बिल्ली की लाश से कि सॉरी, वापस जिंदा हो जाओ। हो जाएगी क्या? मीरम, मुझे आदत नहीं है ये सब करने की जो तुम मुझसे करवा रही हो। उसने लफ्ज घसीटे। हाँ, ये सॉरी वगैरह करने और शर्मिंदा होना नहीं आता आपको, बस किसी की जान लेना आता है। वो तंसिया बोली तो उसने होंठ बेंच लिए। उसने फिर आड़ियाल की कलाई पर लगे बिल्ली के बंचों के निशान देखे। मन किया कि उसका हाथ पकड़कर मरहम लगाए, मगर फिर दूर एक तरफ पड़ी इस मासूम जानवर की लाश पर नजर पड़ी तो फिर से मुकाबल से नफरत सी महसूस हुई। वो मुसलसल अपना हाथ छुड़ाने की जदोजहद में थी जब उसने उसे दोबारा धकेल पड़ कर बेड पर गिरा दिया। अगले ही लम्हे वो कमरे से बाहर गया और बाहर से लाक लगाया। मिरम बिजली की तेजी से भागी और दरवाजे का हैंडल घुमाने लगी, मगर बेसूद। उसे बस 2 मिनट लगे थे और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में कोई अजीबो गरीब सी डब्बी थी। उसने हैरानगी से इस डब्बी को देखा। आर्याल उसे बाजू से घसीटता फिर से बेड तक लाया और एक बार दोबारा उसे बिस्तर पर पटक कर उस पर झुका। उसने झुकते साथ ही उसके बालों को जोर से पकड़कर खींच दिया था। वो चीखी, मगर अपने दूसरे हाथ से उसने अपना मोबाइल निकाला और इस पर कोई वीडियो लगाकर स्क्रीन को उसके सामने कर दिया। मीरन देख सकती थी कि वीडियो में कोई तड़प तड़प कर मर रहा था और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पहलू में बैठा शख्स था। इस पर इन गिनत गिराए गए थे और फिर उसे तरपा तरपा कर मार दिया गया। अगली वीडियो में उसने रोहान की मौत की लगाई थी और इसकी मौत की वीडियो देखते ही उसकी आंखें मजीद शिद्दत से खुल गईं। अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था? मरना चाहती हो मेरे हाथों से? इन सबको मरता देख रही हो मीरम? मैं किसी को इतनी सुकून वाली मौत नहीं देता। तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मुझे तकलीफ होगी। एंड ट्रस्ट मी, तकलीफ देने वालों को मैं तरपा तरपा कर मारता हूँ। अगर अब भी तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें ये वीडियो इसलिए दिखाई है ताकि तुम ये समझ सको कि तुम्हें भी इनकी तरह ही मौत मिलेगी। इसके सुनाए गए फैसले पर उसके 14 तबक रोशन हो चुके थे। आंसू और भी तेजी से बहने लगे। क्यों भूल जाती हो मेरी जान कि तुम टाइगर की बीवी हो, इस बेरहम इंसान की बीवी जो अपने बहन भाइयों पर भी रहम नहीं करता, जिसके हाथों मरने से लोग डरते हैं। फिर भी तुम चाहती हो कि तुम मेरे हाथों से मरो। हम तो ठीक है, मैं तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। मीरम उसके लफ्ज़ों के तालमेल को समझ नहीं पा रही थी। उसे बस इतना पता था कि वो उसे मार देगा, और अब ये भी अंदाज़ा हो गया था कि वो उसे कैसे मारेगा। आर्याल ने अपने करीब मेज पर रखी हुई इस डब्बी को खोलकर जब मीरम को दिखाया तो उसने जोरदार चीख मारकर अपनी दोनों हथेलियां चेहरे पर फैला ली। इस डब्बी में बेशुमार खजूर थे जो डब्बी से बाहर निकलने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे। वो मुस्कुराया और करीब दराज में पड़ी हुई चिमटी निकालकर एक को उठाते हुए मीरम के चेहरे के सामने किया। मीरम, आंखें खोलो बेबी। उसके बालों में हाथ फेंककर उसने प्यार से कहा तो उसने अपने चेहरे पर से हथेलियां हटाकर जब सामने देखा तो एक मजीद चीख मारे पीछे पीछे खिसकने लगी। उसके अशक गले तक को तर कर गए थे। आर्यान ने उसके भीगे गले पर निगाह डाली और फिर उसके चेहरे को देखा। वो सिसकियां ले रही थी, तड़प रही थी। उसे दुख भी हो रहा था, मगर क्या करता? वो उसे खुद से दूर जाता नहीं देख सकता था। बताओ मीरम, अब छोड़कर जाओगी मुझे? वो इस खतरनाक और अजीब ड्रोनी शक्ल वाले कीड़े को उसकी तरफ बढ़ा रहा था और इस कीड़े से खौफ खाती हुई वो जट नफी में गर्दन हिलाने लगी। उसने एक मुस्कुराहट पेश करने के साथ ही उस कीड़े को वापस डब्बी में छोड़ा और डब्बी को बंद करके फिर से उसे देखा। इधर आओ। वो जो डर से पीछे हो गई थी अब उसके हुक्म मिलने पर फिर से उसकी तरफ सिरकने लगी। उसके करीब आने पर अरियाल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर दबाया तो उसके होंठ गुलाई में निकल आई। अगर आज के बाद तुमने दोबारा कभी भी मुझे छोड़ जाने की बात की तो ट्रस्ट मी मीरम,
तुम्हारे जाने से पहले ही खुद तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। वो फनकारा और फिर उसे वहीं सिसकता छोड़कर अपनी डब्बी उठाकर कमरे से निकल गया। वो फूट फूट कर रोई थी, हिचकियां लेकर रोई थी, मगर अफसोस वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके जख्मों पर मरहम रख सके। कुछ वक्त गुजरा था और अरियाल की दोबारा आमद तक वो रो रो कर थक चुकी थी। बिल्ली की लाश को बुआ थोड़ी देर पहले ही कमरे से ले जा चुकी थी और अब कमरा बिल्कुल साफ था। बेड के एक तरफ लगी टांगे समेट कर वो अब सिर्फ सू सू करती सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से खुद के वजूद को उसके पास खड़ा किया और उसे हाथ से थाम कर अपनी तरफ खींचा, जिसे वो खुद ब खुद खड़ी होती पूरी की पूरी उसके रूबरू हो गई थी। उसकी हल्की हल्की सिसकियों पर वो खुद को मन ही मन में कोसता हुआ उसे अपने गले से लगा गया। उसकी बाहों में जाने पर न जाने से क्या हुआ था कि वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। वो मोहब्बत से उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरता रहा। जितना रोना चाहती हो रो लो, उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊंगा। आप बहुत जालिम इंसान हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मनफी में सर हिलाती वो अभी भी उसके साथ चिपकी हुई थी। अरियाल खुद से हंसा। हाँ, मैं बहुत ज़ालिम हूँ, मगर मुझसे भी ज़्यादा ज़ालिम हो जो मुझे छोड़कर जाने की बात करती हो। आपने पहले एहसन को मार दिया और अब मेरी केटी को भी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं भला कैसे आपके साथ रह सकती हूँ? इस बार वो उससे अलग होकर बोली। रह सको या ना रह सको, मगर तुम्हें रहना मेरे साथ ही है। मीरम, तुम मुझे छोड़कर जाने की बात करती हो तो यहाँ दर्द होता है। उसने अपने दिल के मुकाम पर अपनी शहादत की उंगली रखी थी। मीरम साकत हुए उसे देखा। और गुड न्यूज़ ये थी कि तुम्हारे पेरेंट्स का पता चल गया है। कल हम पाकिस्तान जा रहे हैं। आंखें फौरन चमक उठीं। क्या सच में? अब होंठों पर थोड़ी मुस्कुराहट भी उभरी तो उसने तबस्सुम सजाए गर्दन को ऊपर नीचे हिला दिया। थैंक यू सो मच, अब बहुत अच्छे हैं। वो बेइख्तियार खुशी से कहती हुई दोबारा उसके सीने से लगी। उसके पल भर में बदलते अल्फाज और बदलते फैसलों पर वो जोरदार कहका लगा गया। अच्छा, तो फिर मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। फिर से वो खुद ब खुद उससे पीछे होती हुई जैसे ही अलमारी की तरफ बढ़ने लगी तो अरियाल ने उसकी कलाई पकड़ ली। सुबह सुबह उठकर तैयारी कर लेना, हमारी फ्लाइट कल शाम की है। फिलहाल ये मेरा वक्त है। उसने सर उसकी पेशानी से टिका कर कहा। मीरम का मुंह फिर से लटक गया, लेकिन उसने सीधा उसके लबों का निशाना बांधकर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत कर दी थी। तुम क्या सोच रहे हो? डार्लिंग अपने पहलू में विराजमान जमील को सोचों में मगन देकर पूछने लगी। यार, सोच रहा हूँ कि भाई ने कितना गलत किया है इस मासूम बिल्ली के साथ। मीरम भाभी भी तो इतनी मासूम है जो उसकी लाश देखकर डर गई। है ना? तुम्हारे लिए कोई नई बात होगी, लेकिन मैं जानवरों की तो क्या, बल्कि इंसानों की लाशें रोज देखती हूँ। पर तुम्हें नहीं लगता ये सब गलत है? मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता जमील। हमने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है। हम मजलूमों का साथ देते हैं। और जो भाई ने अभी किया है, तुम्हें वो जुल्म नहीं लगता? उसने माथे पर शिकने लाई। टाइगर ऐसा ही है। मुझे अफसोस है कि तुम अपने भाई को मुझसे बेहतर नहीं जानते। लहजा तंजिया था। मेरा दिल तो करता है भाभी को भाई के कमरे से ले आऊं। एक तो इस बेचारी बिल्ली को मार दिया और ऊपर से उल्टा उसी पर हाथ उठाया। अगर हिम्मत है तो जाकर ले आओ। लेकिन तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। चैलेंज मत करो मुझे। उसने घूर कर देखा। लो, कर दिया चैलेंज। अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो जाकर अपने भाई के कमरे से मीरम को ले आओ। कह दो अपने भाई से कि उसने तुम्हारी भाभी के साथ गलत किया है और तुम अपनी भाभी को सपोर्ट करने आए हो। हाँ, कह दूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। उसने लफ्ज उखड़ कर बोले और कॉलर सीधा किया। हो ना, तो जाओ फिर। मैं भी तो देखूं तुम्हारी हिम्मत को। और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। डरले से कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और डार्लिंग ने सर झटक दिया था। जानती थी कि इसमें इतनी हिम्मत कभी नहीं आएगी। और शायद ये भी जानती थी कि अगर उसने ऐसी हिम्मत की तो टाइगर उसके साथ क्या करेगा। जमील कितनी ही देर लाउंज में दाएं से बाएं चक्कर काट रहा था और न जाने कितनी ही मरतबा वो अपने भाई के कमरे का दरवाजा खटकाते हुए रुका। फिर उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि कहीं अभी भी उसकी भाभी पर जुल्म तो नहीं हो रहा, कहीं आर्याल अभी भी उसे पीट तो नहीं रहा। मगर काफी देर जासूसी करने के बाद भी जब उसे हर तरफ से खामोशी सुनाई दी तो उसने अपने कमरे का रुख किया और दरवाजा खोलकर अंदर झांका। वो देखना चाहता था कि डार्लिंग सो गई है या नहीं। जब उसे बेड पर लेटे नींद में गुम पाया तो आहिस्ता आहिस्ता चलकर वो भी उसके साथ आ लेटा। सिर्फ थोड़ी ही देर गुजरी थी उसे नींद में गए हुए और पिछली बार की तरह इस बार भी जब उसने अपने बाजू खोलकर करवट बदली तो सीधा डार्लिंग पर आ गिरा। मगर इससे पहले कि वो उठकर तिलमिलाती, उल्टा खुद ही जल्दी से इस पर से उठता वो पीछे हो गया। वो बस जरा सा कसमसाकर फिर से सो गई थी। उसने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा तो वो तेजी से दरक रहा था। क्या मुसीबत है, अब अपनी बेगम से ही डरना पड़ेगा। मुंह में बड़बड़ाकर उसने निचला होंठ दबाया और फिर से सो गया। डार्लिंग ने जब दोबारा उसकी मुखालिफ सिमत में करवट बदली तो आधा कंबल उसके वजूद पर से हट गया। नींद में हाथ मारा और कंबल को जोर से खींचकर खुद के गिर्द अच्छे से लपेट लिया। जमील कन खा कर उठा था।
अब ये बदतमीजी है, सारा कंबल खुद लेकर सो गई तो मैं क्या लूंगा, वो सद अंदाज में चिल्ला उठा। नींद खराब मत करो मेरी, दूसरा ले लो, डार्लिंग मुंह में ही मनमनाई। ये अजीब तमाशा बनाया हुआ तुमने, पहले मेरे बेड पर कब्जा कर लिया और अब कंबल पर भी। जमील, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप दूसरा कंबल उठाओ और सो जाओ, वरना दोबारा मेरी नींद खराब की तो मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा खराब कर दूंगी। इसकी तरफ चेहरा मोड़कर वो संजीदगी से बोली तो वो लफ्ज मुंह में दबा कर रह गया। बेचारा वो फिर खुद ही उठकर दूसरा कंबल निकालते ही उसे ओढ़ कर सो गया। कल रात आप किस टाइम आए थे? सहर नाश्ते की मेज पर खान से मुखातिब थी। रात काफ़ी लेट हो गया था, मैं तुम सो चुकी थी तो मैं भी खामोशी से अपने दूसरे कमरे में जाकर सो गया। मैं कह रही थी अगर आज आप जल्दी आ जाएं तो हम बाहर कहीं अच्छी सी मूवी देखने चलेंगे और फिर बाद में डिनर भी कर लेंगे। लगता है आज तुम्हारा मूड बहुत फ्रेश है। उसके चेहरे पर भी खुशी साफ देखी जा सकती थी। जी, कल मैं बाई की तरफ गई थी तो मीरम भाभी से मेरी काफ़ी अच्छी खासी डिस्कशन हुई। इन्होंने मुझे समझाया कि अपने घर को कैसे बनाना चाहिए। चलो शुक्र है मीरम भाभी ने भी मेरा कोई काम किया। वो तो सबके काम करती है, बाकी डार्लिंग भाभी से मेरी कभी कोई इतनी अच्छी खास बातचीत नहीं हुई है ना डार्लिंग। उसके तो मुंह ही ना लगो तो अच्छी बात है। बात करते वक्त उसने चाय का कप उठाकर होंठों से लगाया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं डार्लिंग को बहुत अरसे से जानता हूँ। वो कभी किसी से इतनी ज़्यादा बात नहीं करती और जिससे भी करती है उसका हर वक्त मुंह तोड़ने को तैयार रहती है। बस तो फिर मेरे छोटे भाई को बहुत अच्छी बीवी मिली है। वो ऐसी ही बीवी डिजर्व करता था। उसने हंसकर टोस्ट मुंह में डाला तो वो भी खिलखिला दिया। डार्लिंग, अरियाल ने सुबह नाश्ते के वक्त सबको छोड़कर उसे पुकारा तो सबने नजरें उठाई। जी, आज हम। भाई आप उसे एमा कहकर ही मुखातिब किया करें, डार्लिंग थोड़ा अजीब लगता है। जमीन ने उसकी बात बीच में काटी तो सब यकटक देखने लगे। इतनी हिम्मत! सबसे ज्यादा हैरानगी तो डार्लिंग को हुई थी। जमीन, मैं जानता हूँ कि ये लफ्ज़ तुम्हें क्यों पसंद नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक कोड नेम है और हमेशा से हम डार्लिंग को इसी नेम से ही पुकारते हैं। इसको नेगेटिव साइड पे मत लेकर जाओ। उसने संजीदगी से जवाब दे गया। नहीं भाई, मैं नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जा रहा और ना ही आप पे कोई शक कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी ये नाम सुनता है उसको अजीब लगता है। लगता है तो लगे, हम अपनी असली पहचान छुपाते हैं, वरना लोग हमारे नाम से ही हमारे बारे में न जाने क्या क्या मालूमात इकट्ठी कर लें। जी भाई, उसने निगाहें झुका ली। डार्लिंग, मैं कह रहा था कि मैं और मीरम आज शाम की फ़्लाइट से पाकिस्तान जा रहे हैं। यहाँ के जितने भी मामलात हैं उन्हें तुम खुद हैंडल कर लेना। जी बॉस, पर भाई यूँ अचानक पाकिस्तान क्यों? जमील बोला। मीरम के पेरेंट्स का पता चल गया है और हम इन्हें ही मिलने जा रहे हैं। वाओ, ये तो बाकी बहुत खुशी की बात है। क्यों भाभी? हम, मीरम ने मुख्तसर कहा। वैसे टाइगर, क्या कल रात जमील आया था आपके पास अपनी भाभी को आपसे आज़ादी दिलवाने? डार्लिंग ने नाकाबिले तवक्का सवाल किया। जमील को जोरों का झटका लगा था, जबकि मीरम और अरयाल दोनों के चेहरे पर कोई तासर नहीं था। नहीं, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे और मीरम के बीच के मामलात में अपनी टांग उड़ाए। उसने बातों बातों में तंबिया भी कर दिया था। जमीन ने अपने दांत पीसे और डार्लिंग को इसका चेहरा देखकर मुस्कुराई। मैं और मीरम जरा पाकिस्तान से हो आए तो सहर और खान के अलावा तुम दोनों को भी हनीमून पर भेज दूंगा। क्या हनीमून और उसके साथ? जमील ठटक कर पूछने लगा। डार्लिंग ने आंखें सकेरी। क्या मतलब इसके साथ? अपनी बीवी के साथ नहीं जाओगे तो किसके साथ जाओगे? मुकाबल फनकारा। सॉरी टाइगर, मगर मुझे हनीमून पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुमसे तुम्हारी राय किसने मांगी है डार्लिंग? मैंने फैसला कर दिया है और मुझे इनकार पसंद नहीं है। वो दो टोक बोला तो सबकी बोलती बंद हो गई। जमीर खाली प्लेट में चम्मच हिला रहा था जब अरियाल ने उसके सर पर एक चीथ लगाई। इतना मत सोचा करो, कुछ दिन बाद तुम्हारे एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, बस इन पर फोकस करो। और डार्लिंग, तुम इस पर नजर रखोगी कि ये पढ़ाई करता है या नहीं। जब उसने जिम्मेदारी डार्लिंग के सर पर लगाई तो जमीर के सर पर बम गिरा था। ओके टाइगर, आप बेफिक्र रहो, अगर खुद ब खुद पढ़ेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा, वरना मुझे जबरदस्ती पढ़ाना भी आता है। वो लफ्जों को तरोड़ मरोड़ कर बोली और जमील की शक्ल देखने के लायक थी। मीरम ने बेमुश्किल अपनी हंसी दबाई। शायद उसकी जगह सहल होती तो जोरदार कहका लगता। आर्याल अपना नाश्ता खत्म करके कमरे में गया और लैपटॉप समेत मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाता हुआ बाहर निकला। तब डार्लिंग भी उसके पीछे ही चल दी, मगर दोनों अलग अलग गाड़ियों में गए थे। जमीन ने उनके रिपोस्ट होते ही बेचारगी वाला मुंह बनाए अपनी भाभी को देखा तो इस बार वो खुलकर हंसी। मीरम डरती डरती हवाई जहाज में उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। जैसे ही जहाज ने परवान पकड़ी तो मोबाइल में गुम अरियाल की बाजू से लिपट गई। उसकी हरकत पर वो हल्का सा मुस्कुराया था, फिर मोबाइल को जेब में रखकर उसके चेहरे को तकने लगा। इतनी डरपोक क्यों हो? आप जैसे संगदिल और जालिम इंसान के साथ रहकर कोई भी लड़की डरपोक बन ही जाती। वो बिना इसकी तरफ देखती उसके कंधे पर सर टिकाई बोली थी। इतना जालिम और इतना संगदिल हूँ तो मेरे साथ क्यों चमकती हो?
तो और कहाँ जाऊँ? किस और के साथ जाकर चिपक जाऊँ? हाँ? उसने निगाहें उठाई। चिपको तो सही किसी और के साथ, जान से मार दूँगा उसे। उसकी पॉसेसिवनेस पर वो खुद से हँसी। मुझे बहुत इंतज़ार किया है कि मैं अपने माँ-बाप से जल्दी मिलूँ। और यार वो ज़िंदा तो है ना? हम बहुत जल्द मिलोगी इंशाल्लाह। हाँ, वो मिलेंगे तो शुक्राने के नवाफ़िल अदा करूँगी। फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ती हो? उसने टोंट किया तो वो झट इससे अलग होती मुँह फुलाकर देखने लगी। आप पढ़ते हैं जो मुझे बातें सुना रहे हैं? नहीं? तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो शादी से पहले फ़जर की नमाज़ कभी नहीं छोड़ती थी। तो फिर अब क्यों नहीं पढ़ती? क्योंकि अब सोने में ही इतनी देर से थे कि मैं सुबह मेरी आँख नहीं खुलती। उसने सारा मलबा उस पर डाला तो वो तेवड़ी चढ़ा गया। ओह! मतलब इसमें भी ज़रा मेरा कसूर है? हाँ, तो और क्या, सारा आपका ही कसूर है। अपनी बात पर कायम वो फिर उसके कंधे पर सर रख गई। उसने हँसकर सर नफ़ी में झाड़ा। ये टाइगर कहाँ है? खान ने दफ्तर में कदम रखा तो उसे खाली पाकर झट रिसेप्शन पर खड़ी नैना से आकर सवाल किया। टाइगर तो सुबह मैडम के साथ पाकिस्तान चला गया। क्या? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। हैरानगी यकीनी थी। मुझे बता दिया ना, काफ़ी है, डार्लिंग ने एंट्री मारकर बड़े अंदाज से कहा। वो जल उठा था। और हाँ खान, तुम आज सलमान की तरफ जाओगे। उसने जो एक लड़की की इज्जत से खेलकर उसकी वीडियो बनाई थी, उसको डिलीट करवाओ। अंदाज हुक्म था। उसे मजीद गुस्सा आया। ये तुम मुझे आर्डर दे रही हो? उसने अकड़ कर उसे देखा। यकीनन, और ना करने की सूरत में टाइगर की वापसी पर मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगी। बाकी तुम खुद बेहतर जानते हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। अपने सीने पर बाजू फैलाए वो ठहर ठहर कर बोली और फिर अपनी पोनी में जकड़े वालों को दाएं से बाएं लहराकर अपने कैबिन में जाती दिखाई दी। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये टाइगर अपनी गैर मौजूदगी में सारी जिम्मेदारी इस डार्लिंग को क्यों देता है। आखिर हम लायल नहीं है क्या? गुस्से से कहते उसने नैना को देखा। तुम जानते हो खान, टाइगर अपनी टीम में सबसे ज़्यादा भरोसा डार्लिंग पर करता है। और तुम इतना भी जानते हो कि वो मिशन को पूरा करने में हम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। टाइगर की तरह वो भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। इसलिए टाइगर को इसका काम भी पसंद है। हम तो कभी कभी आलसी बन जाते हैं, शायद इसलिए टाइगर हमें कोई जिम्मेदारी नहीं देता। तुम तो रहने ही दो यार, तुम्हारी तो दोस्त है, तुम तो सारी लोगी उसकी। सर फिर अंदाज में कहता वो बाहर निकल गया। चाहे जो भी था, लेकिन अब डार्लिंग के हुक्म की तमील तो करनी थी, वरना टाइगर का मुकाबला कौन करता। खान अब अपनी बेगम के कहने के मुताबिक घर जल्दी आ गया था। सोहन ने दरवाज़ा खोला तो वो हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाए उसके सामने खड़ा उसे पेश कर रहा था। उसने भी मुस्कुरा कर लिया और एक अच्छी सी कड़क चाय बनाकर पेश की तो उसने ढेरों तारीफ की। न जाने कि वो आज बेहद खुश थी। जब रात का वक्त करीब हुआ तो इन्होंने सबसे पहले एक मूवी देखी, फिर डिनर किया और फिर दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। बर्लिन शहर की खूबसूरत सड़कों पर मौजूद गाड़ियों में से एक स्याह गाड़ी उनकी भी थी। वो मुस्कुराती हुई उसके पहलू में बैठी थी और खान भी काफ़ी खुश मालूम हुए गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रही कि आज इतनी अच्छी क्यों बन रही हो। हाँ हाँ हाँ, बन नहीं रही, मैं वाकई बहुत अच्छी हूँ, वो इतराई। लगता है मुझे दिल से कबूल करने का इरादा कर लिया है। सोचा कि जे बेवकूफ़ कल भी तो करनी है, तो क्यों ना आज ही कर लूँ। उसने शर्मा कर कहा और अपने निचले होंठ पर दांत रख दिए। खान ने दांत देने वाले अंदाज में हाथ को लहराया। घर में वापस पहुंचते ही वो दोनों अपने कमरे का रुख कर गए। खान ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और मोहब्बत से उसका चेहरा देखा। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है जो मुझे तुम मिली। सच कहो तो अब तो टाइगर से और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। आखिर उसने अपनी फूल जैसी बहन मेरे हवाले कर दी। लहजा रुमानवी था और सहल की गालों पर सुर्खी छिड़क पड़ी। ओहो, अभी से इतना शर्माने लगी। अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं की। उसने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया तो वो फिर से नज़र झुकाकर शर्माती हुई एक तरफ निकल गई। उसने बाकर उसे फिर से कमर से जा पकड़ा था। फिर उसकी आधी कमर तक लहराते बालों को अपने हाथ से पीछे करके उसने उसकी लंबी सफ़ेद गर्दन पर अपने लबों से लम्स छोड़ने शुरू किए। ये तुम सारा दिन कहाँ घूमती रहती हो? डार्लिंग ने घर में वापस कदम रखा तो जमीन अपनी दोनों पसीनियों पर हाथ रखकर पूछने लगा। तुम्हारी तरह आवारागर्दी करने नहीं जाती, काम पर जाती हूँ। आंखों में आंखें डाले उसने सफाकियत से कहा और उसे परे धकेलती हुई खुद आगे निकल गई। वो सीधा अपने कमरे में आई थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों को पोनी से आज़ाद किया तो वो उसके कंधों से जरा नीचे तक आने लगे। जमील धुनधुनाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। मैंने कौन सी आवारागर्दी की है? तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई किसी ने कि किस तरह शोहर से बात करते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि जो उल्टी सीधी फजूल बातें करके तुम डार्लिंग को अपने कंट्रोल में कर लोगे तो मिस्टर, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती और मुझे उम्मीद है कि दोबारा तुम भी मुझे फजूल बात नहीं करोगे। वो बिल्कुल बेखौफ थी और मुकाबल उसका चेहरा मजीद गसीले अंदाज में देखने लगा। तुम्हें तो मैं, उसने मारने के लिए हाथ उठाया तो एक ही झटके में उसके बाजू को वापस पीछे की तरफ मोड़ते हुए वो उसकी कमर पर टांग रसीद करके उसे सोफे पर गिरा गई।
گرتے ساتھ ہی وہ اپنی پشت پر ہاتھ رکھ کر آب بکا کرنے لگا اور ڈارلنگ اس کے چہرے پر جھک کر طمانینت سے بولی، پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بار کہوں گی۔ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو کسی دن اپنی کوئی ہڈی تڑوا بیٹھو گے۔ اگر مجھے ڈرانے دھمکانے اور مجھ پر روب جمانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے اس قابل بن جاؤ کہ تم ڈارلنگ کا مقابلہ کر سکو، ورنہ خواہ مخواہ میں اپنے جسم کے کسی حصے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ اپنی سنائے پھر وہ باتھ روم میں شاور لینے چلی گئی۔ زمین نے منہ میں ہی 3 4 گالیوں کے القابات سے نوازا تھا، مگر اتنی ہمت کہاں تھی کہ اس کے منہ پر کہتا۔ پھر اپنی اسی کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ کمر جھکائے چلتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں اگلی صبح کو پاکستان پہنچے تھے۔ اریال شام کو جانا چاہتا تھا، مگر میرم کی ضد کی وجہ سے وہ دوپہر سے ذرا پہلے ہی اپنی منزل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ اس نے کیب بک کروائی اور پچھلی سیٹ پر خود بیٹھا ایک طرف بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو مسلسل شیشے سے باہر جھانکتی دکھائی دی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں کہ اپنا ملک کتنا اپنا لگتا ہے، وہ مسکرایا۔ مجھے تو جرمنی بھی اپنا لگتا ہے۔ ہاں، کیونکہ آپ تو بچپن سے وہاں رہتے ہیں، مگر مجھے پاکستان کو دیکھ کر ہی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ بہت جلد جرمنی میں بھی ہونے لگے گی۔ ہم شاید، اس نے شانے سمیٹ دیے۔ ویسے تمہارا چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے بہت بےتاب ہو۔ جی بہت زیادہ۔ میرم نے لفظوں پر زور دیا تو وہ پھر سے تبسم سجا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی گاڑی لاہور کی گلیوں میں داخل ہوئی اور ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ میرم حیرانگی سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی اور اریال نے گاڑی والے کو پیسے دے کر اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کیا یہ میرا گھر ہے؟ سامنے بنے ہوئے لکڑی کے دروازے کو دیکھ کر وہ تعجب سے پوچھ بیٹھی۔ جس نرس نے تمہیں یتیم خانے میں بھیجا تھا اس نے تو یہی ایڈریس دیا۔ مجھے یتیم خانے میں کوئی نرس لے کر آئی تھی۔ تو تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہاں، تو کیا میں چوری ہوئی تھی؟ میرم، مجھے اس بارے میں نہیں پتا، میں تب یہاں پر نہیں تھا۔ وہ چیخ کر بولا تو اس نے اپنی نگاہوں کے وہ پوٹے موٹے کر کے دیکھا۔ اریال نے دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان لڑکا سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ جی آپ کون؟ اس نے تمیز سے پوچھا اور میرم اس کے چہرے میں اپنے خون کے عکس تلاش کرنے لگی۔ یہ سلطان صاحب کا گھر ہے، اریال نے پوچھا۔ جی، مگر آپ کون؟ تم ان کے بیٹے ہو؟ اس نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ جی، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور محسوس ہو رہا تھا اور میرم ساکت ہوئے اپنے سامنے کھڑے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ ڈارلنگ نے اپنی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر ابھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا ہی چاہا کہ زمین نے راہداری سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ سنو ڈارلنگ، وٹ؟ اس نے ٹھپ سے دروازہ بند کر کے اپنی سیاہ گلاسز اتار کر عجیب نظروں سے گھورا۔ یار، بھائی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اور میری گاڑی میں نے سروس سینٹر پر دی ہے۔ اب مجھے یونیورسٹی جانا ہے، تم کیب لے لو اور میں تمہاری گاڑی پر چلا جاتا ہوں۔ مجھے ٹیکسی میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، تم میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی۔ بنا اس کی سنے وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں اور تم گاڑی تیز نہیں چلا پاؤ گی، اس لیے تم دوسری سیٹ پر بیٹھو، میں خود ڈرائیو کروں گا۔ یہ میری گاڑی ہے مسٹر جمیل، اور رہی بات تمہارے لیٹ ہونے کی تو میں تمہیں ٹائم پر پہنچا دوں گی۔ بیٹھنا ہے تو بیٹھو ورنہ میں جا رہی ہوں۔ بے رخی سے کہتے ہوئے اس نے پہلا گیئر لگایا تو وہ تیزی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ گھر سے نکلنے کے فوراً بعد ڈارلنگ نے گاڑی کو ایسی رفتار پکڑائی کہ زمیل کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ ارد گرد کی گاڑیاں شائیں شائیں کرتی ہوئی ان کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ ابے کیا کر رہی ہو؟ خود مرنے کا شوق ہے تو مجھے کیوں ساتھ میں مارنا چاہتی ہو؟ وہ چیخ اٹھا۔ اپنا منہ بند کر کے بیٹھو ورنہ چلتی گاڑی سے دھکا دے دوں گی۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی اور عین اسی پر زمین نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے کسی ٹرک کو دیکھا جس میں گاڑیاں الٹی کی گئی تھیں۔ وہ ٹرک اتنی تیزی سے ان کے قریب آ رہا تھا کہ زمیل کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ ڈارلنگ اب گاڑی کو ٹھوک ہی دے گی۔ جیسے ہی وہ ٹرک بالکل پاس پہنچا اس نے اپنے چہرے کے گرد ہتھیلیاں پھیلا لی، لیکن ان کی گاڑی بس ذرا سا لہرائی تھی اور پھر اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ وہ ٹرک تو انہیں کراس کر چکا تھا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگرچہ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہی ہے مگر پھر بھی ایکٹیو ہے۔ یہ تم اتنی تیز گاڑی کیسے چلا لیتی ہو؟ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ جب ہمیں کسی مشن پر جلدی پہنچنا ہو تو گاڑی ہمیشہ ہی ڈرائیو کرتی ہوں۔ اوہ، تو اسی لیے بھائی تم پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ انہیں میرا ہر کام پسند ہے۔ ٹائگرز کے نزدیک میں جو بھی کام کرتی ہوں وہ سب سے یونیک ہوتا ہے، شاید اس لیے اس کی ٹیم میں ہوں۔ بات کرتے وقت اس کے انداز میں ذرا بھی غرور نہیں تھا، جیسے شاید اس کے لیے یہ عام سی بات ہو۔ وہ ابھی اس کی طرف ٹکٹی باندھے دیکھ ہی رہا تھا جب چلتی گاڑی کو اچانک آہستہ کر کے اس نے زوردار بریک دبائی تو زمیل جھول کر رہ گیا۔ جاؤ، تمہاری یونیورسٹی آ گئی۔ ڈارلنگ اسی سے مخاطب تھی، لیکن اس کی سیاہ گلاسز بتا رہی تھی کہ اس کی نگاہیں سامنے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو ٹھیک 3 منٹ میں وہ یونیورسٹی پہنچنے کا 15 منٹ کا راستہ طے کر چکا تھا۔ کیا تم مجھے روز ڈراپ کر دو گی؟ وہ کیا نہ ہے، میں تھوڑی دیر مزید نیند پوری کر لیا کروں گا اور تم مجھے 3 منٹ میں پہنچا دیا کرنا، اس نے مطمئن ہوئے پوچھا۔ اتنی فری نہیں ہوں میں، اس بار وہ گردن اس کی طرف گھما کر سنجیدگی سے بولی تھی۔
ज़मीन ने चुपचाप गाड़ी से उतरने में ही गनीमत जानी। अभी वो यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुआ ही था कि एक जानिब से सहर भागती हुई आई और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमा गई। हे, इतने दिनों से कहाँ थे तुम? और मैंने तो सुना है तुमने शादी भी कर ली। मुझसे बात मत करो, तुम दूर रहो। अपना बैग दोबारा से कंधे पर सीधा करते हुए वो गुड़ाया और उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। इधर डार्लिंग, जो गाड़ी की चाबी को वापस घुमाकर अभी गियर लगा ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने वाले मंजर पर पड़ी। यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा आधे से ज़्यादा खुला हुआ था क्योंकि अभी टाइमिंग स्टार्ट हुई थी। अलबत्ता वो इन दोनों की बातें नहीं सुन सकती थी, लेकिन उसने सहरती हरकतों को नोट करना शुरू कर दिया। यार, तुम मुझसे इस तरह दूर क्यों भाग रहे हो? तुमने खुद मुझसे शादी नहीं की। जिस दिन मेरा निकाह था, पता नहीं तुम इस दिन कहाँ गुम हो गए। वो एक बार दोबारा उसकी तरफ लपक कर उसे अपने सामने कर गई थी। सहर, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं अच्छे से जान तन चुका हूँ कि तुम एक नंबर की धोखेबाज की हो। कैसी बातें कर रहे हो जान? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ओ प्लीज, अब ये जान का लफ्ज अपने शोहर के लिए इस्तेमाल करो। मेरा दिमाग मत खराब करो। सरफिरे अंदाज में कहते हुए उसने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो फिर से जाने लगा और सहर वापस उसके रूबरू हुई। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर मैं अपनी शादी होने के बावजूद भी तुमसे प्यार करती हूँ जमील। अगर तुम मुझे ठुकरा दोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। और इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती, उसकी नज़र जकाजक अपने दाईं तरफ आकर खड़ी डार्लिंग पर पड़ी, तो वो ताज्जुब से उसे घूरने लगी। सफ़ेद शर्ट के ऊपर स्याह जैकेट और स्याह पैंट। उसने अपनी स्याह ग्लासेस को बड़े अंदाज से बालों के ऊपर टिका दिया। क्या प्रॉब्लम है? क्यों तंग कर रही हो इसे? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम कौन होती हो हमारे बीच में आने वाली? सहर लड़ने के लिए घूमी, मगर जमीर खामोशी से मंजर देखने लगा। शादीशुदा होकर दूसरी औरतों के शोहर पर गंदी नजर रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम से बात करो, नहीं तो। उसने उंगली उठाकर दिखाया, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही डार्लिंग ने उसकी उंगली पकड़कर नीचे की तरफ ऐसी मरोड़ी कि वो पूरी की पूरी दर्द से बिलबिलाती हुई घूम गई। डार्लिंग, क्या कर रही हो यार? छोड़ो उसकी उंगली। जमील ने मामले को संभालना चाहा। अगर आज के बाद जमील के आसपास भी नजर आई तो चमड़ी उखेड़ कर रख दूंगी। तुम हारी, समझी? एक बार मजीद शिद्दत से उसकी उंगली को दबाते हुए उसने सर्द अंदाज में कहा और उसे धकेल कर आजाद किया। वो तो अपनी उंगली को पकड़ती आंखों में आंसू लिए फौरन रफू चक्कर हो गई। पागल हो गई थी क्या? उसने हाथ कैसे लगाया तुम्हें? डार्लिंग चीखी। तो क्या हो गया? वो लापरवाही से बोला। हाथ धो दूंगी मैं उसके, और साथ में तुम्हारा मुंह भी। उसने अपनी शहादत की उंगली उसके चेहरे के सामने करके धमकाया। जमील चंद लम्हात खामोश रहा। तब तुम्हें तमीज नहीं है? ऐसे बात करते हैं शोहर से? और तुम्हें तमीज नहीं है जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों पर मुंह मार रहे हो? उसके करारे जवाब पर वो अगले में गिरवाहट का एक गला उतार गया। हाँ, तो जब बीवी पास नहीं आने देगी तो यही करूंगा ना। इस बार चुप होने की बारी डार्लिंग की थी। पहले तो वो गुस्से से अपने होंठ बेंचकर गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन शायद फिर कोई जवाब याद आ गया था, जो उसी तेजी से वापस उसकी तरफ पलटी। आइंदा मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा ना, तो तुम्हारे जिस्म पर नील के निशानात नजर आएंगे। यूनिवर्सिटी में मौजूद बहुत से लड़के लड़कियों ने इन्हें देखा था, मगर जैसे ही डार्लिंग वापस जाने के लिए मुड़ी तो किसी लड़के ने अपने साथ वाले लड़के के कान में सरगोशी की। लड़की कितनी हार्ड है यार। इसकी किस्मत अच्छी थी जो डार्लिंग ने उसकी बात नहीं सुनी थी, मगर जमील सुन चुका था और उसका खून जोश मारने लगा। तो वो बैग को नीचे फेंककर इस लड़के को गिरबान से पकड़ गया। साथ वाले लड़के ने उछाना चाहा तो मजीद लड़के भी इन्हें रोकने लगे। शोर की आवाज पर फौरन वापस पलटी थी। जब उसने जमील को एक लड़के को पीटते देखा तो जट उसकी तरफ लपक पड़ी। जमील, छोड़ो इसे, क्यों मार रहे हो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ बोले? मुसलसल उसे मुक्के मारता वो गिर जा तो उसके दोस्त ने आकर जमील को पकड़ा और उसके चेहरे पर इतनी जोर से पंच मारा कि वो लड़खड़ा कर संभला। अपने शोहर के चेहरे पर किसी और का वार लगते देखकर बड़ा डार्लिंग कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अभी वो लड़का जमील को मजीद मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि डार्लिंग ने उसकी कमर पर टांग रसीद की। सीधा जमीन पर औंधे मुंह गिरा था। उनके ग्रुप के मजीद लड़के डार्लिंग को मारने के लिए अपने आस्तीन चढ़ाते हुए आए तो उसने तेजी से उन पर वार किए थे कि किसी के नाक पर मुंह पर मुक्का लगा तो किसी के सीने पर टांग, किसी की गर्दन में बाजू फंसाकर वो उसे जमीन पर पटक गई। गिरते फिरते वो फिर से उठे, मगर डार्लिंग का गुस्सा आसमानों को छू रहा था। शायद इन्होंने उससे पंगा लेने की गलती कर दी थी, जो उसने गजब में अपने दाव को आजमा आजमा कर किसी की बाजू तोड़ी और किसी की टांग। अब सब घास पर गिरे दर्द से करा रहे थे। लड़ाई का सुनकर प्रिंसिपल भी आन पहुंचा और उन्हें एक लड़की के हाथों पिटते देखकर अपने हलक में थूक उतार गया। प्रिंसिपल साहब, अपने स्टूडेंट्स को कुछ मैनर सिखा दे, वरना नेक्स्ट टाइम हाथ पांव नहीं तोड़ूंगी, बल्कि सीधा जान से मार दूंगी। वो अपनी खूबसूरत नीली आंखें उसके चेहरे पर गाड़ कर बोली, फिर घास की तरफ झुककर अपनी ऐनक उठाई, जो शायद लड़ाई के दौरान गिर गई थी। जमील तब से खामोश खड़ा था, जो अब उसे जाता देख रहा था।
میں اریال پاشا ہوں، مجھے سلطان صاحب سے ملنا ہے۔ ابا تو گھر پر نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے منہ سے باپ کا سن کر میرم کو خوشی ہوئی تھی۔ کہاں گئے ہیں؟ وہ اپنے پولٹری فارم پر ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو کچھ کام تھا؟ ہاں، پر میں اندر آ سکتی ہوں؟ اریال کی بات کاٹ کر وہ سامنے کھڑے لڑکے سے مخاطب تھی، اگرچہ اسے اپنی بات کاٹنے پر غصہ آتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اب نہیں آیا تھا۔ جی آ جائے، میں مہمان خانہ کھولتا ہوں، مجھے گھر والوں سے ملنا ہے۔ وہ جانے لگا تو میرم جلدی سے بولی، ٹھیک ہے آپ آ جائیں، مگر آپ ادھر ہی رکے۔ اس نے میرم کو اندر آنے کا جبکہ اریال کو باہر رکنے کا کہا تھا۔ میرم نے نگاہ گھما کر اسے دیکھا، وہ خاموش کھڑا تھا۔ دیکھیے یہ میرے ہسبینڈ ہیں، اتنی گرمی ہے باہر اور دھوپ بھی ہے، اتنی دیر تک کیسے کھڑے رہیں گے؟ اسے اپنی پرواہ کرتا دیکھ کر وہ محبت سے تکنے لگا، لیکن میرم کو کیا معلوم تھا کہ وہ ایسی تپتی دھوپ اور اس سے بھی سخت موسم حالات کا عادی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آ جائیں آپ بھی۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں اندر چلے آئے تھے۔ سامنے چارپائی پر ایک عورت بیٹھی دکھائی دی جو دانت صاف کر رہی تھی۔ اس نے اپنی اینک کے اوپر سے میرم اور اریال کو دیکھا۔ اماں یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں کا لفظ میرم کے وجود میں ایک سرایت کر گیا تھا اور وہ پاگل دیوانوں کی طرح سامنے بیٹھی اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کون ہو تم لوگ؟ ٹرے کو ایک طرف رکھ کر وہ سامنے ہوئی۔ مم میں میرم ہوں، آپ کی میرم۔ اس کے نین خود بخود بھیگ گئے اور سامنے موجود عورت کو کوئی جھٹکا لگا کہ کون مم میرم؟ آپ نے مجھے یتیم خانے میں کیوں دیا ماں؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ وہ تڑپ کر بولی تو انہوں نے لڑتے ہاتھوں دیوار کا سہارا لیا۔ کون ہے اماں؟ اندر سے ایک اور لڑکی نکلی تھی، دیکھنے وہ میرم کی ہم عمر ہی لگ رہی تھی، مگر اس کی ماں نے کچھ نہیں بولا تھا۔ اس لڑکی کی نظر اچانک اریال پر پڑی تو اسے نظر بڑھ کر دیکھنے لگی۔ اس نے اس کی نگاہوں کے دیکھنے کو محسوس کر لیا تھا اور بدلے میں اریال نے اسے ہراساں انداز میں دیکھا۔ پھر وہ شرمندہ سی ہو کر دوبارہ میرم کو دیکھنے لگی۔ ماں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیوں دیا مجھے یتیم خانے میں؟ کیا میں بوجھ تھی آپ پر؟ ماں، اس لڑکے سمیت لڑکی نے بھی چونک کر دیکھا۔ پہلے بولے گئے لفظوں پر شاید اس کے بھائی نے غور نہیں کیا تھا۔ تم میری بہن ہو کیا؟ میرم نے پیار سے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کون ہو تم؟ وہ حیران تھی۔ یہ دونوں مجھے نہیں جانتے ماں، پر آپ نے تو مجھے جنم دیا ہے، آپ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں، جانتی ہیں نا؟ اس نے پھر سے ماں کو دیکھا تو کچھ پر مزید مجمد رہنے کے بعد وہ اپنی ممتا پر قابو نہ پاتے ہوئے اسے گلے سے لگا کر داڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرم بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ کہاں تھی تو میری بچی؟ میں کتنا تڑپی ہوں تیرے لیے، آنکھیں ترس گئی تھی تجھے دیکھنے کے لیے، بالکل وہی آنکھیں اور وہی ہونٹ جو تیرے پیدا ہونے پر تھے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے انہوں نے تشنگی سے کہا تو دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ این اسی پر سلطان صاحب جب گھر میں داخل ہوئے تو سب کو سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لڑکی ہے اور یہ کس لڑکے کو گھر میں گھسا لیا ہے؟ آتے ساتھ ہی وہ گرج اٹھے تھے۔ ان کی بیگم ان کی طرف بڑھی۔ سلطان، یہ میری میرم ہے، ہماری بیٹی۔ کیا ہماری کون سی بیٹی تھی میرم؟ ہماری تو 3 بیٹیاں ہیں، ماریا، آریہ اور ہرم۔ اب یہ میرم کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے جھٹکا دے کر اسے پیچھے کیا۔ اس دن ہماری ایک بیٹی ہرم نہیں بلکہ 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھی، دوسری یہ میرم تھی جسے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس خوف سے نرس سے حوالے کر دیا کہ کہیں مزید ایک بیٹی پیدا ہونے پر آپ اسے جان سے نہ مار دیں۔ آپ کو تو ہرم بھی ناگوار تھی، تو پھر 2 بیٹیوں کا سن کر آپ تو گھر میں قیامت لے آتے۔ سچی حقیقت جاننے پر سب کے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی۔ میرم کو تو سانپ سونگھ گیا تھا جو اپنے سامنے کھڑے باپ کو یوں دیکھ رہی تھی گویا وہ اس کا دشمن ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری اور کوئی بیٹی نہیں ہے۔ وہ پیچھے پیچھے ہوئے۔ میرم آپ کی ہی بیٹی ہے انکل، اگر یقین نہیں تو کل ڈی این اے کی رپورٹ لا دوں گا۔ اریال اشتہار سے پھنکا تو وہ اس کا سرد چہرہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ یکا یکم ہرم نے بھاگ کر میرم کو گلے سے لگایا اور خوب روئی، پر اس کا بھائی خاموش کھڑا تھا۔ بابا، آپ میری پیدائش پر کبھی خوش نہ ہوتے بلکہ مجھے بوجھ سمجھتے اور شاید مار بھی دیتے۔ اسی ڈر میں آ کر میری ماں نے مجھے یتیم خانے سونپ دیا، باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم جانا میں نے خود کو۔ اگر میرا وجود برداشت نہیں تھی تو میری ماں کی کوکھ میں ہی مار دیتے مجھے، کم سے کم یوں روز روز تو نہ مرتی۔ اس نے سسک کر کہا۔ سلطان صاحب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں خوش ہوں کہ میری ماں زندہ ہے، میری 3 بہنیں ہیں اور ایک بھائی بھی، مگر مجھے افسوس ہے کہ میرا باپ بہت پہلے ہی مر گیا تھا۔ اس کے لفظوں پر سلطان کی آنکھوں میں خون اترا۔ میں شاید وہ پہلی لڑکی ہوں گی جسے اپنے باپ کو دیکھ کر مرد ذات سے نفرت سی ہو گئی۔ ایک مزید تلخ جملہ بولے وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تو اس کی ماں پکار اٹھی، میرم! اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بیٹا، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں تمہاری بہن کے ساتھ یتیموں جیسا سلوک ہی ہوتا ہے۔ تم خود کو بدقسمت سمجھتی ہوگی مگر حقیقتاً تم خوش قسمت ہو، کیونکہ تمہیں سلطان جیسے باپ کے حوالے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا پڑا۔ تمہاری سب سے بڑی بہن ماریا ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ انہوں نے رخصت کر دی کیونکہ انہوں نے اس شخص کا قرضہ دینا تھا۔ تمہاری دوسری بہن کو تمہارے اس بھائی زین کے کیے گئے جرم کے بدلے قربان کر دیا گیا۔ وہ بیچاری ساری زندگی اب اپنے شوہر کے ہاتھوں مار سہے گی اور تمہارے سامنے کھڑی تمہاری یہ جڑواں بہن
اسے نہ جانے کس جلاد کے ہاتھ میں سونپ دیں گے۔ ماں کی باتیں سن کر اس نے ایک بات پھر سے حقارت بڑے انداز میں اپنے نام نہاد باپ کو دیکھا اور پھر اریال کو جو دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے آنٹی، آپ ہمارے ساتھ چل کر رہ سکتی ہیں۔ میرم اس کے بنا پوچھے کیے گئے سوال جواب دینے پر نم پلکوں سے مسکرا گئی۔ ٹھیک ہے، میں اپنا اور اپنی بیٹی کا کچھ سامان لے لوں۔ وہ سامان لینے کے لیے کمرے کی طرف مڑی تھی اور سلطان صاحب چیخ پڑے، تم کہیں نہیں جاؤ گی شہناز بیگم؟ اور یہ ہوتا کون ہے میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے والا؟ ان کا نشانہ اریال تھا اور اس کی ماں کے چلتے قدم وہیں رک گئے۔ یہ میرے شوہر ہے اور میں اپنی ماں کو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے، میرے سامنے ہو کر دھڑلے سے بولی تو اریال اس کے یوں ڈٹنے پر مان سے دیکھنے لگا، اس مان سے جس مان سے اس نے اپنے باپ کو اپنا شوہر بتایا تھا۔ لیکن میرم کی ہمت کے پیچھے اریال کا ہاتھ تھا۔ وہ جو اسے بہادر سمجھ رہا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسی کی موجودگی پر اتنا روب سے بول رہی ہے، جبکہ شوہر کا سن کر ہرم کو ذرا سا دکھ ہوا تھا۔ تم کل کی آئی 2 نمبر لڑکی جو خود کو میری بیٹی بتاتی ہے، وہ میری بیوی کو؟ انف! میرم کے خلاف ایک لفظ بھی مزید الٹا سیدھا استعمال کیا تو میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اریال جوش سے ان کی بات ٹوک کر بولا، آپ کس طرح بات کر رہے ہیں میرے باپ سے؟ آپ کو چھوٹے لڑکے وہیں پر کھڑے رہو، اگر بیچ میں آئے تو ٹرسٹ می میں دھیان نہیں دیتا کہ کس کے وجود کا کون سا حصہ زخمی ہو رہا ہے۔ زین نے جس بات میں آ کر بولنا چاہا مگر وہ اسے وہیں چپ کرا گیا تھا۔ اس کی ماں نے اپنا اور اس کی بہن کا کچھ ضروری سامان پیک کیا اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ سلطان صاحب نے غصے سے اریال کو گھورا مگر خاموش رہے۔ شہناز بیگم اپنے بیٹے کو ساتھ نہیں لائی تھی کیونکہ اس کے پیچھے شاید کوئی بڑی وجہ تھی۔ اریال نے ایک گاڑی بک کروائی اور انہیں اسی میں لے کر روپوش ہو گیا۔ وہ ایک ہوٹل میں پہنچے تھے۔ اریال ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے کمروں کی بکنگ کروا رہا تھا اور میرم کے ایک طرف کھڑی اس کی بہن ہرم مسلسل وقفے وقفے سے اسے دیکھتی رہی۔ کبھی وہ اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی کو دیکھتی تو کبھی چہرے کی خوبصورتی کو، اور کبھی وہ اس سے بات کرنے کے انداز میں کھو جاتی۔ میرم تو اپنی ماں کے ساتھ چپکے کھڑی تھی، اسے کہاں ہوش تھی جو وہ یہ سب نوٹ کرتی۔ شہناز بیگم اور ہرم چاہتی تھی کہ ان کے لیے ایک کمرہ ہی بک کروایا جائے مگر اس نے الگ الگ ہی بکنگ کروائی تھی۔ خرم آج اتنے بڑے اور خوبصورت کمرے میں خود کو اکیلے دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ وہ کوئی شاہی فیلنگ محسوس کر رہی تھی جب اچانک میرم اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتی ہوئی اندر آئی۔ ارے میرم آؤ نا، میں بس تمہارے پاس ہی آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا گئی۔ تمہیں کچھ کہنا تھا مجھ سے؟ میرم نے پوچھا۔ ہاں یار، یہ جو تمہارے ہسبینڈ ہے یہ کتنے ہینڈسم ہے نا؟ یہ بتاؤ کہ اتنے ہینڈسم بندے کو پٹایا کیسے تم نے؟ میں نے نہیں پٹایا اور نہ ہی مجھے ایسی حرکتیں آتی ہیں، بلکہ انہوں نے خود مجھ سے شادی کی ہیں۔ ہاں ویسے یار کر بھی سکتے ہیں، تم اتنی پیاری تو ہو اور میں تمہاری جڑواں بہن ہوں، مگر افسوس تمہارے جیسی نہیں ہوں۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی پھر افسردگی سے بولی، ایسا نہیں سوچتے، تم بھی اچھی خاصی ہو۔ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ تم کہاں رہتی ہو؟ ہم جرمنی میں رہتے ہیں۔ کیا جرمنی؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ ہم اریال بچپن سے وہیں پر رہتے ہیں اور میں بھی بائی چانس ہی پاکستان سے جرمنی پہنچ گئی تھی تو میرا ان سے نکاح ہو گیا۔ واہ کیا قسمت پائی ہے تم نے جو اتنا تمہیں ہینڈسم اور اتنا اچھا ہسبینڈ ملا، اس نے جشک کرتے ہوئے کہا۔ خیر اب اتنے بھی اچھے نہیں ہیں وہ جتنا تم انہیں سمجھ رہی ہو۔ کیا مطلب پیار نہیں کرتی ان سے؟ اس نے اپنی ٹانگوں کو آپس میں جوڑ کر دیکھا۔ اریال بھی اسی پر ان کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو میرم کی آواز سننے پر وہ دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ حرم کے کیے جانے سوال پر وہ میرم کا جواب سننے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ محبت کا اقرار کرتی ہے یا انکار۔ تم ان کے بارے میں بات کرنا چھوڑو، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اریال کی امید کے برعکس اس نے تو بات ہی بدل دی تھی۔ اس بات کو کیوں چھوڑوں؟ اگر تم انہیں پسند نہیں کرتی تو پھر مجھے دے دو، میں شادی کر لوں گی ان سے۔ تمہیں پسند نہیں تو طلاق لے لو اور میرا یقین کرو میں ان سے اتنا پیار، وہ بھی اس کی بہن تھی، بھلا بات کو کیسے آئی گئی کرتی، لیکن اس کے لفظوں کی سنتی میرم اس کے جملے کے مکمل ہونے سے پہلے ہی تپ اٹھی۔ بس کر دو ہرم، تم ایسی بات کر بھی کیسے سکتی ہو؟ اریال ذرا سا مسکرایا، صحیح تو کہہ رہی ہوں، تمہیں اچھے نہیں لگتے تو میں لے لیتی ہوں، وہ بس میرے ہیں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور اریال کے ہونٹوں پر سجی ہوئی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اچھا تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں تو حرم مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اپنے کمرے میں چلنا چاہیے۔ وہ پھر سے اس کی بات کاٹ گئی اور جیسے ہی بیڈ سے اٹھنے لگی تو اریال نے اپنا گلا کھنکاتے ہوئے اندر قدم رکھے۔ او نو، کہیں انہوں نے کچھ سن تو نہیں لیا؟ مسلسل اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے میرم نے اپنے دماغ میں خود سے سوال کیا۔ اریال وہ حرم فٹا اٹھ کر اس کے سامنے ہوتی ہوئی بولی، تمہارا بھائی ہوں میں، اس لیے مجھے آئندہ بھائی کہہ کر مخاطب کرو گی، میرا نام صرف میرم لے سکتی ہے۔ اسے ٹوکر اس نے اچھی خاصی سنا دی تھی۔ اس کے جواب پر میرم خود سے ہنسی جبکہ حرم اپنی بے عزتی محسوس کرتی ایک طرف دیکھنے لگی۔ او میرم تم ذرا کمرے میں آؤ، ایک نظر اس پر ڈال کر اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر چلتا بنا۔ میرم نے بس پھر اپنی بہن کا چہرہ دیکھا اور اپنی ہنسی دباتی ہوئی چلی گئی۔
یا खुदा, एक अदला हैंडसम बंदा मुझे भी दे दे। हरम ने छत की तरफ देखकर मनमनाया। मीरम कमरे में आई तो अरियाल अपनी जैकेट उतार रहा था। उसे देखते ही वो अपनी जैकेट से उससे पकड़ा गया। मीरम ने उसकी जैकेट को अपने बाजू पर डालकर उसे सवालिया निगाहों से देखा। क्या हुआ? आपने कुछ बात करनी थी? नहीं तो फिर बुलाया क्यों? वैसे ही। अब तुम्हें बुलाने के लिए किसी बात का होना जरूरी है क्या? उसने प्यार से चेहरा तका। नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी। वो नरमी से कहते हुए उसने उसकी जैकेट को सोफे पर रख दिया। उसकी तरफ देखते हुए वो बेड पर आ बैठी थी और अपना मोबाइल उठाकर स्क्रोलिंग करने लगी। वो बस मेरे हैं, उसने मीरम का बोला गया फिक्र जब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने आस्तीन फोल्ड करते हुए कहा, तो वो अचानक ठटक कर उसे देखने लगी और फिर उसके पहलू में जा खड़ी हुई। आपने सुन लिया था? वो मुंह खोले खड़ी थी लेकिन सिर्फ एक मुस्कुराहट पेश की। वो बेड पर बैठते ही अपना लैपटॉप उठाकर गोद में रख गया। अरियाल, ये चीटिंग है, बहुत गलत बात है किसी की छुपकर बातें सुनना। मीरम लड़खड़ाने के लिए उसके पास बराजमान हो गई थी। मैंने किसी की नहीं बल्कि अपनी बीवी की बात सुनी है। हाँ तो हर इंसान की कोई प्राइवेसी होती है। नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच की कोई प्राइवेसी नहीं है। उसने लफ्ज छुपाए तो वो उसका चेहरा खाली खाली नजरों से देखने लगी। वह मुझे नींद आ रही है। आहा, किस कौन करेगा? लैपटॉप को फोन एक तरफ रखता वो उसकी तरफ बढ़ा। कि कौन सी किस? ऐसा नहीं था कि वो जानती नहीं थी, बस उसकी बचने की एक नाकाम कोशिश की थी। वो किस जो तुमने अपने पेरेंट्स के मिलने पर मुझे करनी थी? उसने नैन मिलाए तो वो अपने हलक में करवाहट का गला गूंद उतार गई। अरियाल, वो मैं जर्मनी जाकर करूंगी ना। जर्मनी क्यों? कि क्योंकि वो वहां पर ही तो माहिदा हुआ था और पूरा भी वहीं जाकर करूंगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कल की टिकट्स करवा दे रहा हूँ। पुरसुकून होते क्या उसने मोबाइल फोन उठाया था कि मीरम ने झट उसके हाथ से खींच लिया। नहीं नहीं, हम दोनों हफ्तों बाद जाएंगे। इतनी देर तक तो मैं कभी भी नहीं रुक सकता, मुझे अपने मिशंस भी पूरे करने हैं। हम कल ही जाएंगे। नहीं यार, इतनी जल्दी? हम अम्मी और हुरब। हाँ, इतनी जल्दी उनका वीज़ा मुश्किल है लेकिन 1-2 महीने तक लग जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, हम उनके वीज़े के बाद ही जाएंगे एक साथ। मीरम, मैंने कहा ना कि नहीं, इतनी देर यहाँ नहीं रुक सकता। मेरे और भी बहुत से काम हैं। वो लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ कर बोला। हाँ तो आप अकेले चले जाएं, मैं अम्मी लोगों के साथ आ जाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगा। पर मेरे हम कल जा रहे हैं और अब इस बार बहस नहीं होगी। रही बात तुम्हारी मोम और सिस्टर की, तो मैं भी उनके लिए कोई फ्लैट बुक करवा देता हूँ। वो जब तक चाहे वहाँ रह सकती हैं और इन्हें खाने पीने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनका ये बंदोबस्त भी करके जाऊंगा। उसने अपना फैसला सुना दिया तो वो मुंह सीधा करके खामोशी से बैठ गई। वैसे मुझे अभी भी बहुत गुस्सा है आप पर। मेरी मासूम सी केटी को मारकर ठीक नहीं किया आपने। चेहरा उतर सा गया। तुम्हारी इस मासूम सी केटी ने गलत टाइम पर एंट्री मारी थी। अंदाज तंजिया था, वो गोली डाल गई। और इस टाइम पर अगर मुझे कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो वो रहेगा मेरे हाथों से। मीरम ने गुस्से से मुंह सीधा किया। मुझे लैपटॉप पर कुछ काम करना है, तुम सो जाओ सुकून से। वो एक बार फिर से बोला और दोबारा लैपटॉप उठाकर उसकी स्क्रीन पर नजरें जमा दी। मीरम ने नाक फुलाते हुए लहा फोड़ लिया। डार्लिंग, आज वक्त से पहले ही खाना खाकर सो चुकी थी। शायद काम की सारी जिम्मेदारी खुद पर होने की वजह से वो काफी थक गई थी। जमील जब रात को कमरे में आया तो उसके कानों में हैंडफ्री लगी थी और वो म्यूजिक सुन रहा था। मगर जैसे ही नजर उसके बेड की एक तरफ सोए हुए वजूद पर पड़ी तो उसे देखता ही रह गया। उसके बाल उसके चेहरे के चारों तरफ लपटे हुए थे और उनकी बालों की कैद में चमकता उसका इंतहाई गोरा चेहरा उसे अपनी जानिब मुबज्जल कर रहा था। उसने पहले उसके बालों को देखा, फिर होंठों को और फिर उसकी गर्दन पर निगाह टिकाई तो वो बालों से चुपी हुई थी। उसने अपना एक हाथ चेहरे के नीचे रखकर खुद को यूं सुलाया हुआ था जैसे खुद ही आपने आपको लोरी दी हो। जमीन ने कानों से हैंडफ्री निकालकर फोन को एक तरफ रखा और बेड पर बैठकर खुद को उसके करीब खिसका गया। वो उसके लबों पर झुका था मगर फिर अचानक उसकी नरम सांसों की आवाज को महसूस करके पीछे हो गया। उसने खुद पर वो मुश्किल काबू पाया था और तेजी से कंबल ओढ़ के आंखें मीच ली। जब रहा ना गया तो फिर से लेटे लेटे ही उसे मुड़कर देखा। वो अभी भी उसी हालत में थी। क्या मुसीबत है, अब अपनी बीवी के लिए ही तरसना पड़ेगा? क्या फायदा ऐसी शादी का जब मैं अपनी ही बीवी को छू ना सकूं? वो गुस्से से भड़बड़ा और ना चाहते हुए भी खुद के जज्बात को कंट्रोल करते हुए अपना कंबल उठाकर सोफे पर जा लेटा। अब कहीं जाकर उसकी आंख लगी थी। जारी है।